आज आपको जिम्मेदारी से ऐसे मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। आप देखेंगे कि भाजपा के लोग जहां भी दाढ़ी और टोपी देखते हैं कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम देशद्रोही हो। तो वही मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि इस आज़ादी में मुसलमानों का स्वतंत्रता संग्राम में कितना योगदान रहा। इस मुद्दे पे बात करने के लिए एमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल आपसे है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान तुम्हारे लिए बना है, चले जाओ। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा जी। उनको मालूम नहीं है कि ये जो अजीम मुल्क भारत है, इसको मुसलमानों ने अपनी कितनी जानों का नजराना पेश करके हासिल किया है। उनको पढ़ना चाहिए। उनको ये पढ़ना चाहिए कि 1757 में नवाब सिराजुद्दौला हो या साउथ के टीपू सुल्तान हो या उसके बाद जो 1857 क्रांति को जो लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने अंग्रेज़ों की बुनियाद हिला दी थी, और उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने उनको अजियत पहुंचाई और उसमें कितनी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। उस वक्त 1 लाख तकरीबन मुसलमानों ने, और उसमें बड़ी तादाद मुस्लिम उलमाओं की थी, मौलवियों की थी जी। उन्होंने अपनी जानों को नजराना पेश किया। कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां मुसलमानों की लाशें टंगी ना हो, या दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक एक भी दरख्त बाकी नहीं था जहां मुस्लिम शहीदों की लाशें न टांग दी हों अंग्रेज़ों ने। या 1857 में जो लाल किले का मैदान है, ये पूरी उस वक्त ये शाहजहानाबाद कहलाता था कि हज़ारों मुसलमानों को एक जगह जमा करके जिंदा जला दिया गया था या तोप से उड़ा दिया गया था। तो ऐसी अजीम कुर्बानी देने वाली कौम के बारे में जो बोलता है वो अज्ञान है, वो नाजानकार है। ख़ास तौर से ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई किरदार नहीं है इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में। जो जब मुल्क की आम आवाम अंग्रेज़ों से लड़ रही थी तो उस वक्त वो लोग अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, इसलिए वो अपने गिल्ट को छुपाने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। तो सर, आप बता रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जब आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का अहम रोल है, तो ये लोग कौन हैं जो सवाल उठाते हैं कि आपको इस भारत में नहीं रहना होगा, पाकिस्तान जाना होगा, नहीं तो जय श्री राम कहना होगा? ये कौन लोग हैं? देखिए, भारत में 1947 में जो आज़ादी मिली वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में दी गई जी। मैं जो उसके अध्यक्ष रहे जी, मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। आप सुन के दंग रह जाएंगे कि वो 1-2 नहीं है। वो हैं आपके मौलाना आज़ाद हों, हकीम अजमल खां साहब हों, डॉक्टर एम ए अंसारी हों, बदुद्दीन तैयब जी हों, रहमतुल्लाह सयानी हों, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर हों, सैयद हसन इमाम हों, मोहम्मद अली जौहर हों, हज़रत मोहानी हों। ऐसे लोग जिन्होंने बाकायदा पूरी कांग्रेस को लीड किया। मैं मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, वो ट्यूटेशन थ्योरी के साथ चले गए, आरएसएस की तरह। उनके हम साथ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं जिन्होंने इस मौजूदा मुल्क को आज़ाद कराया। ये मैंने जितने नाम लिए हैं सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेकर इस मुल्क को आज़ाद कराया, फिर उसके बाद जो इस मुल्क को बनाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत है, वो है हमारा शिक्षित युवा वर्ग। और वो शिक्षित कहाँ से है? IIT, IIM, एम्स, आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये किसने बनाए? ये मौलाना आज़ाद ने बनाए। पहले शिक्षा मंत्री ने बनाए, उसके बाद दूसरे शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर हुए। तो ये उनका बड़ा योगदान है। उसके बाद तो फिर सीरीज़ है, चाहे वो ब्रिगेडियर सुमान हो, वीर अब्दुल हमीद हो, APJ कलाम हो, या मौजूदा दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, जो इस वक्त भारतीय लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा चेहरा, इस भारतीय लोकतंत्र को बचाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ख़ासतौर से जो विपक्ष की भूमिका में निभा रहे हैं, यही तो देश सेवा है, यही तो देशभक्ति है। लेकिन कुछ लोग अपने चूंकि अपने गिल्ट को छुपाने के लिए हम पे सवालिया निशान लगाते हैं। सर, अमृत महोत्सव बन रहा है, तो क्या लग रहा है अमृत महोत्सव में दलित मुसलमानों को भी 1-2 बूंद मिलेगा क्या, कि सब बड़े बाबा लोग पी जाएंगे? नहीं, अमृत महोत्सव तो एक ऐसा समझ सकते हैं कि अभी मुझे पता चला है कि 28 करोड़ झंडे लगाने का प्रोग्राम है।
इन्होंने जो इस देश का जो झंडे का कोड बिल था, जो सिर्फ खादी पे बन सकता था, इन्होंने उसे बदल कर अब चाइनीज पॉलिस्टर पे करा दिया है। झंडे बनाने का भी ठेका चाइनीज कंपनी को दिया गया है, विदेशों को दिया गया है। विदेश में हो सकता है, क्योंकि जो पूरे विदेश का मतलब तो चाइनीज ही होता है, उससे सस्ता पॉलिस्टर कोई बनाता नहीं है। चाहे कहीं से भी मंगा ले, आना है वो चाइना से ही है, और चाइना दुश्मन देश है जो हमारी टेरिटरी पे जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये वो सरकार है जो अपने जो कुटीर उद्योग है, खादी उद्योग, जो ड्रामे के लिए तो कहती है कि फौजियों को खादी की वर्दी पहननी चाहिए, किसानों को खादी का थैला लगाना चाहिए, लेकिन जब झंडे का नंबर आया तो इसने अपना कानून बदल दिया, और कानून ऐसा बना दिया जो उसके उद्योगपतियों को, जो दोस्त हैं, उनको फ़ायदा हो जाए, और वो चाइना से इंपोर्ट करा के आप पूरे हिंदुस्तान में जो है वो पॉलिस्टर का झंडा पड़ेगा। तो ये जो मौजूदा सरकार है, ये हर तरीके से अपने मित्रों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, और आपने सही कहा, ये बड़े लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। और जो इसके टारगेट ग्रुप है, मुसलमान, दलित और गरीब, ये चाहती है कि इनको जो है वो किसी तरीके से इसमें फंसाया जाए। और आप देखना, ये पूरा अभियान चलाया है इन्होंने, जो 13 से लेकर 15 तक सब हर घर तिरंगा वाला जो है। अब उसमें जो लगाएगा वो तो जाहिर बात है उनके वेबसाइट पे नाम आ जाएगा, जो नहीं लगाएगा उसके साथ क्या करेंगे। जबकि हमारे हिसाब से जो हुब्बुल वतनी है या देशभक्ति है, वो इंसान के कर्मों से होती है, प्रतीकात्मक तरीके से कुछ नहीं हो सकती। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है, एक उसका डाटा कलेक्शन का एक बहाना है, और पैसे कमाना है, और उसके अलावा उतने समाज को बांटना है। वो इसके बहाने लोगों को टारगेट कर सकती है, और जो अब तक का हमारा रिकॉर्ड बताता है कि उसे जिसको नुकसान पहुंचाना होता है, वो इसी तरह की घटनाओं में सम्मिलित करके और फिर लोकल पुलिस के थ्रू उसको प्रताड़ित करती है। सर, लास्ट सवाल करना चाहेंगे, डीपी आपने चेंज किया कि नहीं चेंज किया? नहीं, डीपी क्या चेंज करने की क्या जरूरत है? नहीं, मोदी जी तो आह्वान चलाए हैं कि तिरंगा डीपी लगाई है। देखिए, हमने तो इस मौके पर ये तय किया है कि हमारा हर कार्यकर्ता मुजाहिदीन आज़ादी की फ़ोटो लगाएगा और उसकी कुर्बानी के बारे में कुछ लिखेगा, चूँकि हमारे पास लिखने के लिए भी है और दिखाने के लिए भी है। ये डीपी वो लगाएं जिनके पास ना लिखने के लिए ना दिखाने के लिए, चूँकि उनको गिल्ट है, क्योंकि आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं है, हमारा तो योगदान है। तो हम तो ऐसे मौके पर अपने योगदान को बताएंगे। आरएसएस अभी डीपी चेंज नहीं किया है सर। तो आरएसएस कैसे करेगा? नहीं, भाजपा का ही तो एक संगठन है आरएसएस तो बाकायदा इस मुल्क की आज़ादी के वक्त मुजाहिदीन आज़ादियों के खिलाफ खड़ा था, वो तो अंग्रेज़ों के साथ खड़ा था। तो इसलिए आरएसएस को 52 साल लगे अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहराने में। अब वो भी 3 नौजवानों ने ज़बरदस्ती उसके मुख्यालय पर तिरंगा फहरा दिया था, वरना तो जो इसके फाउंडर हैं डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार, उन्होंने बाकायदा ये आह्वान किया था कि भाई ये जो है तिरंगा जो है अशुभ है, 3 इसमें कलर आते हैं, ये देश की समृद्धि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 1930 में जब 26 जनवरी 1930 को ये तिरंगा को जब आह्वान किया गया था पूरे देश में लगेगा, उस वक्त भी उन्होंने भारत के हिंदुओं से ये आह्वान किया था कि नहीं लगाना, भगवा लगाना है। 1947 में भी 14 अगस्त 1947 को उनके अखबार ऑर्गेनाइज़र ने लिखा था कि ये अशुभ है, इसका हम बहिष्कार करते हैं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद 52 साल तक नहीं लगाया था। तो वो तो अब चूँकि उनके पास इसकी मुखालफत में रही, तो अब उस गिल्ट को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि डीपी लगाइए, तिरंगा लगाइए और हर घर लगाइए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमारे साथ एमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब थे। हमने जिम्मेदारी से बात करने का काम किया कि स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों का क्या योगदान रहा। एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आई कि आरएसएस ने अभी तक भी अपना डीपी चेंज नहीं किया है, क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी भाजपा को खुले तौर से समर्थन करता, उनका ही एक विंग है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जरूरी सूचना, देश की ज़्यादातर मीडिया गुलाम हो चुकी है, इसलिए सोशल मीडिया को बचाइए। और ये पप्पू टाइम्स आपका चैनल है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए।